हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो वेल बच्चों, स्वागत है अपना चैनल पे, दैट इज अटेम्प्ट टू लाइफ। मैं हार्दिक। आज बच्चों अपन शुरू करने वाले नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप नीट के बच्चे नहीं हो तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो, आपको मजा आएगा, बहुत सारे नॉलेज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, नीट के हिसाब से हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या नाम है बच्चों? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चैप्टर बहुत अमेजिंग है। चैप्टर के कई सारे पार्ट्स हैं, जहां पर अपन आज के इस लेक्चर में मेन डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में कि हमारा ब्लड क्या होता है। अब बच्चों, हमारे सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा विवाद है, रंग को लेके, जात को लेके, धर्म को लेके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इन सब को लेके। अब बच्चों, क्या ये भेदभाव है? हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो कोई और रिलीजन वाले के शरीर में अलग है करके अपन जानेंगे कि क्या सही में कुछ ब्लड में अलग अलग होता है या वो सब सिर्फ हमारा बनाया हुआ कोई कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो बच्चों आज का अपना लेक्चर होने वाला है ब्लड का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही ज़्यादा डिटेल लेक्चर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत शुरू करते लेक्चर पे। तो बच्चों, मेरा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पर मैं सबसे बेसिक बात करने वाला हूं किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ओके, अब ध्यान दो बच्चों। अगर मैं बात करूं कि ये ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड, तो सिंपल टर्म्स में अपन बोलते हैं कि ब्लड की एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि ब्लड इज एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बच्चों? ब्लड इज एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला पॉइंट कि ब्लड इज एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों, मैंने अपने बचपन में और हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा है कि हमारे पास बेसिकली ह्यूमंस में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। तो बच्चों, उसी में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू था वो होता है हमारा ब्लड। ब्लड एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के तरह तरह के ऑर्गन को, तरह तरह के सिस्टम को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है, जहां पर वो सारे अपने पॉसिबल काम करते हैं और ध्यान रखते हैं कि कहीं पर कुछ कम ना हो जाए, कहीं पर कुछ ज़्यादा ना हो जाए। अगर कहीं पर कुछ अटैक हो रहा है तो हमारा ब्लड जिम्मेदार होता है उसको रोकने के लिए। कहीं पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है, कोई नस अगर फट चुका है, तो कैसे हमारा बॉडी उसको हील करेगा, वो नस में जो ब्लड लॉस हो रहा है इंजरी की वजह से, उसको हमारा बॉडी कैसे हील करेगा, वो सब कुछ डिपेंडेंट होता है हमारे ब्लड के ऊपर। और क्योंकि ये फ्लूइड है तो अपन उसको बोलते हैं कि ब्लड इज एन टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब बच्चों, इस ब्लड के स्टडी को, ऐसा बायोलॉजी जहां पर अपन ब्लड के बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं, इस बायोलॉजी को अपन बोलते हैं, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को अपन बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या वर्ड है बच्चों? हीमेटोलॉजी। अब नीट के अकॉर्डिंग ये जो मेरा पूरा लेक्चर है ये ब्लड के ऊपर है, तो ब्लड के कुछ कुछ नाम हैं, उस नाम को अपन पहले ही देख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो बच्चों, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड को अपने बायोलॉजी में अगर कभी भी आपको हेम वर्ड मिलेगा तो ये इस हीम या तो हेम वर्ड का मतलब होता है ब्लड, या तो अगर आपको कभी ये वर्ड मिला मिया, हीमोग्लोबिन, तो उसमें हीम आ रहा है, इसका मतलब वो जो प्रोटीन है ग्लोबिन वो हीम से रिलेटेड है, मतलब दैट इज ब्लड से रिलेटेड है, जो कि हमारे आरबीसी में होता है। अगर आप कभी वर्ड सुनोगे मिया, इसका मतलब भी होता है हमारा बच्चों हमारा ब्लड। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, जहां पर ल्यू का मतलब ल्यूकोसाइट दैट इज WBC एंड मिया मतलब ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट है अगर वो एबनॉर्मल पैदा होंगे और बहुत ज्यादा ही नंबर में पैदा होंगे तो मैं उसको बोलूंगा कि वो एक तरह का ब्लड कैंसर है, दैट इज वो ल्यूकेमिया है। तो मैंने बेसिक वर्ड देख लिया ब्लड से रिलेटेड, बराबर बात है। तो अगर बात करूं ब्लड की तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा स्टडी जहां पर अपन ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करते हैं अपन उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। सिमिलरली ऐसा डॉक्टर जो ब्लड के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होता है अपन उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट का स्पेशलिस्ट, वैसे ही ब्लड का स्पेशलिस्ट इज हिमेटोलॉजिस्ट। कितना पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों आगे ब्लड से रिलेटेड एक और बात, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो एक एवरेज ह्यूमन में बच्चों जो ब्लड होता है वो होता है लगभग 4 से लेके 6 लीटर, 4 to 6 लीटर अप्रोक्सीमेटली। अपन उसको लगभग 5 लीटर भी बोल सकते हैं, इट इज 5 लीटर ऑफ एवरेज
एवरेज इंसान में लगभग 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। क्या इतना बात क्लियर हो गया? अब इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं एक एक्स्ट्रा बात जानूंगा कि मेरा बायोलॉजी मुझे बोलता है कि जो ब्लड है ये पुरुष में, पुरुष मतलब मेल, तो ये जो बच्चों जो मेरा ब्लड है वो मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, और फीमेल में हल्का फुल्का मेरा ब्लड के जो काउंट होते हैं वो कम होते हैं। तो बच्चों अगर मुझे पूछा कि जो मेरा ब्लड वगैरह है वो किस में ज्यादा होता है, तो मेरा याद रखना जो मेरा ब्लड होता है दैट इज आरबीसी वगैरह वो मेरे मेल बॉडी में ज्यादा होता है और फीमेल बॉडी में कम होता है। अब खास बात ये बच्चों कि जो फीमेल होता है, फीमेल के बॉडी में हर महीने हमको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, और मेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा हमारे सोसाइटी में भी अगर कभी भी खाना वगैरह बनता है तो हमको पता है बच्चों कि बेसिकली जो खाना वगैरह होता है अच्छा खाना वो हमेशा पुरुष को खिलाया जाता है, मेल को खिलाया जाता है, और जो फीमेल होती है वो हमेशा बासी खाना खाती है, बचा कुचा खाना खाती है, कल परसों का खाना खाती है, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर ये होगा बच्चों, खाना वगैरह बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी में ब्लड वगैरह को बनाने के लिए, तो अगर मेरा खाना ही ढंग का नहीं होगा तो क्या मेरे बॉडी में उस प्रॉपर लेवल का ब्लड बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि फीमेल के बॉडी में ब्लड भी कम होता है। तो इसीलिए बच्चों अपन ध्यान रखने का कि कोई भी फीमेल आपके आसपास, आपकी बहन हो गई, आपकी मम्मी हो गई, कोई भी हो गई, तो आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपने बॉडी को ट्रीट करते हो। जैसे हम एक अच्छा खाना खाते हैं ताकि मैं स्ट्रांग रहूंगा, वैसे ही जो हमारी घर की फीमेल है, हमारे आसपास की कोई भी फीमेल, हम उनको भी वैसे ही खाना खिलाएंगे, वो बच्चा कुछ खाना नहीं खिलाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब आगे अगर मैं ब्लड की बात करूं तो एवरेज ह्यूमन में 4 से लेकर 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड। अगर बच्चों मैं ब्लड के पीएच की बात करूं, ब्लड का पीएच, तो ब्लड का पीएच इज 7.4। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर पीएच 7 के कम है इसका मतलब वो एसिडिक हुआ, अगर पीएच 7 है इसका मतलब वो न्यूट्रल हुआ, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है 14 तक तो मैं उसको बोलूं कि वो बेसिक है ना। तो हमारा वर्ड मुझे बोलता है कि ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, वेयर अल्कलाइन मतलब बेसिक। सिंपल वर्ड है बच्चों, तो मेरा पीएच 7.4 होता है जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है। बहुत बेसिक टर्म से बात हो गई। अब बच्चों आगे, अब एनिमल किंगडम चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो डिप्लोप्लास्टिक होंगे या तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक है उसमें 3 लेयर होंगे, सबसे बाहर का एक्टोडम, बीच वाला मीसोडम, सबसे अंदर का एंडोडम। अब बच्चों जो बाहर का लेयर होता है एक्टोडम, वो हमारे बॉडी का, शरीर का बाहर का एरिया बनाता है, बाहर के ऑर्गन्स वगैरह बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन वगैरह हो गया। जो हमारा एंडोडम होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। जो हमारा मीसोडम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। तो जो हमारा ब्लड है ये हमारे मीसोडम लेयर से बने हुए। अपन जब बहुत छोटे हुए करते थे तो उस समय हमारे बॉडी में 3 लेयर हुआ करते थे, तो उसमें से जो एक मिडिल लेयर है दैट इज मीसोडम, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे बच्चों अगर बात करूं ब्लड की, तो अगर मैंने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, क्या क्या बच्चों? सेंट्रीफ्यूज। अगर बच्चों मैंने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करना मतलब होता है कोई भी चीज को टेस्ट ट्यूब में रख के घुमाना, सर्कुलर परफॉर्म करना। अब बच्चों अगर मैंने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, बहुत तेजी से घुमाया, तो जो ब्लड होगा उसमें ना हमको मालूम पड़ता है कि इसमें 2 चीजें, जहां पे जो सबसे पहला है वो है हमारा प्लाज्मा, सबसे फर्स्ट वन इज प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड के बच्चों 2 बेसिक पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड वाला पार्ट और एक उसके अंदर सेल्स वगैरह होते हैं। तो जो फ्लूइड वाला पार्ट है अपन उसको प्लाज्मा बोलेंगे, और जो सेल्स वाले पार्ट है अपन उसको बोलेंगे फॉर्म एलिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्म एलिमेंट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अब मैंने अपने बॉडी में से सारा का सारा ब्लड निकाल दिया। अब जब बच्चों अपन ब्लड को देखते हैं कि ब्लड एक्चुअली में है क्या, तुमको मालूम पड़ता है कि ब्लड में बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो कि फ्लूइड है, पानी की तरह, और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स तैर रहे हैं यहाँ वहां। तो बेसिकली मेरा ब्लड 2 चीज से बना हुआ है, एक प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा इज नथिंग बट फ्लूइड। प्लाज्मा वही फ्लूइड है बच्चों जिसका अपन बात कर रहे हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर यहाँ वहां तैरते रहता है। तो प्लाज्मा इज नथिंग बट फ्लूइड। क्लियर? और अगर बच्चों मैं बात करूं फॉर्म एलिमेंट्स की, तो फॉर्म एलिमेंट इज नथिंग बट सेल्स।
तो मेरे ब्लड में पानी भी है, पानी वाला पार्ट दैट इज फ्लूइड वाला पार्ट, और मेरे बॉडी में सेल्स वाला पार्ट भी दैट इज फॉर्म एलिमेंट। ये कहानी हो गई ब्लड की। अब अगर मैं ब्लड को देख रहा हूं तो ब्लड में याद रखो बच्चों 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% बचा हुआ वो होते हैं हमारे सेल्स। तो ये हो गया आपका बच्चों नीट का एमसीक्यू कि प्लाज्मा मेरे ब्लड का कितना कंपोजिशन होता है। तो याद रखना 55%। प्लाज्मा सेल है कि फ्लूइड है? फ्लूइड है। जो मेरा फॉर्म एलिमेंट होता है वो कितना परसेंट होता है? 45%। वो मेरा फ्लूइड है कि सेल है? तो वहां पे सारे सेल्स आने वाले हैं। क्लियर? अब आगे अगर प्लाज्मा की बात करूं तो जो प्लाज्मा होता है बच्चों, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है स्ट्रॉ कलर। सो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड। सर मैंने जब होली खेला है, जब मैंने कलर खेला है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। कलर कौन सा कलर टिंग टोंग कौन है? तो बच्चों उसमें कई सारे कलर होते हैं। आज तक सर मैंने कभी भी स्ट्रॉ कलर नहीं सुना, ये कौन सा कलर है? तो बच्चों स्ट्रॉ कलर इज नथिंग बट, इसको अपन बेसिकली बोलते हैं पेल येलो कलर। तो स्ट्रॉ कलर इज नथिंग बट पेल येलो कलर, या तो बेसिकली लाइट येलो कलर। तो वैसा हमारा प्लाज्मा होता है। क्लियर? तो कोई मुझे पूछा कि मेरे प्लाज्मा का कलर क्या है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर दैट इज पेल येलो कलर। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चों जो मेरा ब्लड था, ब्लड में जो बह रहा है दैट इज प्लाज्मा, जो सेल्स पड़े हुए दैट इज फॉर्म एलिमेंट। अब बच्चों मैंने उस फ्लूइड को बाहर निकाला। जब मैं इस फ्लूइड को बाहर निकालता हूं तो उस फ्लूइड के अंदर बच्चों और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, फ्लूइड के अंदर 90 से लेके 92% क्या होता है बच्चों? वाटर। तो फ्लूइड कंटेन्स 92% वाटर। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा के अंदर 6 से लेके 8% होता है हमारा प्रोटीन। कितना परसेंट? 6 से लेके 8%। तो याद रखो जो मेरा प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 90 से लेके 92% पानी है, मतलब पूरा फ्लूइड है। इसके अलावा 6 से लेके 8% है हमारा बच्चों प्रोटीन। सिंपल पॉइंट। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के तरह तरह के टाइप्स होते हैं। इसके ऊपर अपन आएंगे, पहले आगे का पार्ट देख लेते हैं। तो मेरे प्लाज्मा के अंदर पानी था 90 से लेकर 92%। मेरे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन था 6 से लेकर 8%। मेरे प्लाज्मा के अंदर होता है बच्चों बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेसिकली और इट इज नथिंग बट मिनरल्स। और बच्चों ये होते हैं लगभग 1% के आसपास। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर और भी कई सारी चीज होते हैं जिसको अपन अदर्स बोलते हैं, अदर। और ये होते हैं लगभग हमारे बॉडी ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर 1 से लेके 2%। जितना भी वैल्यू आ रहा है, जितना भी मैथमेटिकल वैल्यू आ रहा है, हर एक वैल्यू को आपको याद करना है। ठीक है? सबसे पहले तो मेरा ब्लड था, ब्लड के अंदर 2 पार्ट। सबसे पहला प्लाज्मा, दूसरा वन इज सेल दैट इज फॉर्म एलिमेंट। अगर मैं इस फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड 55% है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल 45% है। अब इसको हटाओ, फ्लूइड की बात करते हैं। जो ये फ्लूइड है बच्चों, अब इस फ्लूइड के अंदर 90 से लेकर 92% हमारा पानी होता है। बचा हुआ 6 से लेकर 8% हमारा प्रोटीन होता है। बचा हुआ 1% होता है हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल्स। और लास्ट का 1 से लेकर 2% के आसपास होता है हमारा अदर एलिमेंट दैट इज अदर कंपाउंड्स वगैरह। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। अगर मैं बात करूं इस प्रोटीन की, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बच्चों तो प्रोटीन, हे मार्कर ए प्रभु, हाँ। अब बच्चों अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो याद रखना हमारे प्लाज्मा के अंदर तरह तरह के प्रोटीन होते हैं। जो सबसे पहला प्रोटीन है, सबसे फर्स्ट प्रोटीन जो है, दिख रहा है ना? एक सेकंड चेक करने दो। ओके। तो बच्चों जो हमारा सबसे पहला प्रोटीन है, सबसे फर्स्ट प्रोटीन इज, आप याद रखना, एल्ब्यूमिन। क्या नाम है इसका? वेरी गुड, एल्ब्यूमिन नाम है। तो हमारा सबसे पहला प्रोटीन होता है हमारा एल्ब्यूमिन। याद रखो एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका काम होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस कराना। क्या कराना? ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक का मतलब होता है पानी, और बैलेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, दैट इज मेंटेन करना। तो हमारे ब्लड के अंदर कितना पानी होना चाहिए, हमारे बाहर के टिश्यूज वगैरह में कितना पानी होना चाहिए, इन सबका लेन देन, इन सबका मेंटेनेंस करवाता है हमारा एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन। जो हमारा बच्चा सेकंड प्रोटीन है, सेकंड प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन,
गोबलिन नहीं, ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन बच्चों ऐसा प्रोटीन है जो है ना बेसिकली हमारे बॉडी में फाइट करता है। जो हमारे बॉडी में जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उन सबको फाइट करने के लिए जो एक सेल बनता है WBC, उन सबको बनाने वाला एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। तो बेसिकली ग्लोब्यूलिन का जो काम होता है वो होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, सिंपल पॉइंट। जो हमारा बच्चा थर्ड प्रोटीन है, थर्ड प्रोटीन इज, चलो, फिब्रिनोजेन। तो जो हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसका नाम है फिब्रिनोजेन। अब जो फिब्रिनोजेन होता है, फिब्रिनोजेन का जो बच्चों एकदम मेन काम होता है कि वो हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। अब ध्यान से सुनो, हमारे बॉडी में बच्चों तरह तरह से इंजरी होता है। मैं बाहर घूम रहा था, गिर गया, बॉडी कट गया। अब जब बॉडी कटता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास सेल्स होते हैं, उस सेल का नाम होता है प्लेटलेट्स। आप सबको पता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स वगैरह है ये कई सारे प्रोटीन से बने हुए होंगे। उस प्रोटीन का नाम है बच्चों फिब्रिनोजेन। तो फिब्रिनोजेन ब्लड को क्लॉट करवाएगा। क्लॉट कराने को अपन हिंदी में बोलते हैं जमा देना, ठीक है। अब अगला जो बच्चों हमारा फोर्थ प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन, उसका नाम है बच्चों प्रोथ्रोम्बिन। उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अब बच्चों जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा प्रोटीन है, सेम उसका काम भी क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये भी हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। तो बच्चों ये सब तरह तरह के प्रोटीन है, उसका काम ब्लड को क्लॉट कराना होता है, सिंपल। अब आगे हमारे पास बच्चों लास्ट प्रोटीन जो आपको पढ़ना है वो है हमारा प्रोपर्डीन। गाना सुना है, प्रॉपर पटोला नखरा स्वैग, बस वैसा ही। प्रॉपर पटोला नहीं, प्रॉपर डिन, डिन 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 डिन। तो प्रोपर्डीन एक ऐसा प्रोटीन होता है बच्चों जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, दैट इज इम्यूनिटी। तो देखो, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भाई भाई ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन प्रोपर्डीन भाई भाई डिफेंस करेगा और ये इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, तो ऑलमोस्ट रिलेटेड हो गया। तो बच्चों ये हो गए हमारे प्रोटीन्स के पार्ट। तो मेरे प्लाज्मा के अंदर 55% प्लाज्मा के अंदर, पानी के अंदर फ्लूइड वाला जो पार्ट है ब्लड का, उसके अंदर 6 से 8% प्रोटीन होता है। उसमें भी कई सारे तरह के प्रोटीन होते हैं। अब बच्चों याद रखना, जो हमारे पास 6 से लेके 8% प्रोटीन है, उसमें एल्ब्यूमिन जो होता है वो 54% होता है। तो जो हमारा 6 से लेके 8% ऑफ टोटल प्रोटीन है, इसमें से भी जो मेरा 54% है वो बच्चों मेरा एल्ब्यूमिन है। जो मेरा 38% है वो बच्चों मेरा ग्लोब्यूलिन है। जो मेरा 7% है वो मेरा फाइब्रिनोजेन है, दैट इज फिब्रिनोजेन। और बचे हुए जो परसेंट हो गए 1-2%, उसमें जाएंगे हमारे प्रोथ्रोम्बिन और प्रोपर्डीन। तो ये हो गया बच्चों मेरा ऑल अबाउट प्रोटीन, सिंपल पॉइंट है। अब ध्यान दो, इसके अलावा मेरे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एक तो पानी तो था ही, प्रोटीन में सारे प्रोटीन तो थे ही, साथ साथ कुछ कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में बच्चों बेसिकली आते हैं हमारे आयंस वगैरह। कौन आते हैं, आयंस। अब आयंस हमारे पास कई सारे, तो बेसिक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, Ca++ कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, ऐसे बच्चों बहुत सारे आयंस होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल HNO3, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, HCO3- एटसेट्रा। तो बच्चों से हमारे पास और भी बहुत सारे आयंस वगैरह होते हैं जो कि इट इज नथिंग बट इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप वगैरह भी होता है, तो याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं PO4-3 एटसेट्रा। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे आयंस हमारे ब्लड में यहाँ तैरते हुए रहते हैं, सिंपल पॉइंट है। अब लास्ट में जाते हैं बच्चों हमारे अदर्स में। अब अदर्स हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर पानी था, इसके अलावा प्रोटीन था, उसके अलावा इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह थे। इसके अलावा कोई कोई और पार्टिकल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर्स में आते हैं बच्चों हमारे सबसे पहले फूड। और फूड में हमारे बच्चों ध्यान रखो, हमारे ब्लड के अंदर हल्का फुल्का फूड मटेरियल भी होता है, हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा होता है। इसमें भी सबसे पहले हमारे अपन पकड़ लेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस के लिए, तो आ गया हमारा फूड वगैरह। अब इसमें भी सबसे पहले मैं पकड़ लूंगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स,
याद रखना ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एटसेट्रा, ऐसे कई सारे फूड भी होते हैं। हाँ बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर कई सारे फूड के न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं। सर ये कैसे आते हैं हमारे ब्लड के अंदर? ये तो अपन खा रहे पेट में जा रहा है ना? नहीं बच्चों, अपन जब खाना खाते हैं तो वो जो खाना वगैरह होता है, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, वो हमारे पेट में आता है, हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो ब्रेक हो जाता है। और जब ये ब्रेक होता है तो तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो ब्लड में आएगा तो वो मेरे पूरे बॉडी में घूमेगा और तरह तरह के सेल्स को वो पहुंचाएगा। तो बेसिकली यहां वो पहुंचाने के लिए उसको ब्लड में होना चाहिए ना। तो वही अपन बोल रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर भी, प्लाज्मा के अंदर फूड वगैरह भी होता है। याद रखना, फूड तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चों बहुत सारा वेस्ट भी होता है। तो हमारे प्लाज्मा के अंदर वेस्ट वगैरह भी होता है। अब वेस्ट में बच्चों अपने को बेसिकली 3 याद रखना। सबसे फर्स्ट वन इज यूरिया, सेकेंड वन इज यूरिक एसिड, कैसिड, यूरिक एसिड, थर्ड वन इज क्रिएटिनिन एटसेट्रा। तो बच्चों ये सारे हमारे बॉडी के कुछ वेस्ट है। याद रखो ये क्रिएटिन नहीं है, क्रिएटिनिन है, टिनिन, याद रहेगा। तो सबसे पहला है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। इसके अलावा बच्चों हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे रेगुलेटर्स भी पाए जाते हैं। सर अब ये रेगुलेटर्स क्या होते हैं? रेगुलेटर मतलब बच्चों ऐसे कुछ केमिकल्स वगैरह जो हमारे बॉडी में कई सारी चीज को बैलेंस करते हैं, या तो बैलेंस करते हैं या तो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन हो गए, या तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ हॉर्मोन्स हो गए, तो हमारे ब्लड के अंदर ये सब भी होता है, या फिर एंजाइम्स वगैरह हो गए। तो बच्चों ये सारे हो जाएंगे हमारे रेगुलेटर्स में एटसेट्रा। सिंपल हो गया। इसके अलावा याद रखना बच्चों हमारे ब्लड के अंदर, मैं यहां पे लिखता हूं, इसके अलावा बच्चों हमारे ब्लड के अंदर कई सारे एबी भी होते हैं। एबी मतलब, एबी का मतलब होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। तो बच्चों एंटीबॉडीज इज नथिंग बट हमारा एबी। एंटीबॉडीज को अपन इम्यूनो ग्लोब्यूलिन भी बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बच्चों इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून मतलब हमारा हेल्थ से रिलेटेड, ग्लोब्यूलिन इज अ प्रोटीन। तो बच्चों हमारे ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, दैट इज नथिंग बट एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों हमारे बॉडी में जब भी कोई पैथोजन वगैरह आता है तो हमारे एंटीबॉडीज उससे जाके फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। एक और चीज याद रखना बच्चों, इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। मैं याद रखूंगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 होते हैं, सबसे पहला चीज। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ऐसे केमिकल्स वगैरह जो मेरे बॉडी में खून को जमा देंगे, रोक देंगे, ताकि वो वेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर हाथ कट जाता है तो वहां से खून बहेगा ना? क्या मेरे बॉडी का 5 से लेके 6 लीटर खून पूरा बह जाता है क्या? नहीं बहता। क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि मेरे बॉडी में वो जो खून होता है उस कट के पास आके जम जाता है। अब अच्छा वो जम क्यों रहा है? वो जम इसीलिए रहा है क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह जो उसको जमा देते हैं। तो ऐसे हमारे पास 13 केमिकल्स होते हैं। तो अपन उसको बोलते हैं बच्चों हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। और ऐसा स्पेशलाइज सेल जो इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रोल प्ले करता है वो होता है बच्चों हमारा थ्रोम्बोसाइट, दैट इज प्लेटलेट्स। अपन उसके ऊपर आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं ट्राई कर रहा हूं बच्चों कि आपको ये जितना भी टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीजें वो अपन एक ही वर्ड में बहुत शॉर्ट वे में बहुत प्रॉपर वर्डिंग के साथ क्लियर कर दें। ठीक है, तो एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं। तो ये था बच्चों मेरा ऑल अबाउट वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, अदर, दैट इज नथिंग बट प्लाज्मा। अब बस को रिवाइज करो। तो बच्चों मैंने शुरू किया आज के दिन ब्लड के बारे में। तो जो ब्लड होता है, व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ये ब्लड होता है, याद रखना, ब्लड की स्टडी को अपन बोलते हैं हिमेटोलॉजी। और जो ब्लड का स्पेशलिस्ट होता है अपन उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो हमारा ब्लड होता है, एवरेज इंसान में हमारा ब्लड होता है लगभग 4 से लेकर 6 लीटर। ऑन एन एवरेज अपन इसको 5 लीटर पकड़ के चलते हैं। मैंने एक बात देखा कि मेल में हमारा ब्लड ज्यादा होता है, फीमेल के बॉडी में ब्लड कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। इतना भी कम नहीं कि बैंड बच जाएगी, मेल के कंपेरिजन में कम होता है। तो अपने को फीमेल का ज्यादा टेक केयर करना चाहिए, ज्यादा बेहतर तरीके से उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा हमारे ब्लड को अगर मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करना मतलब घुमा देना, गरबा खेलता है अपन तो वैसे ही ब्लड को गरबा खिला देगा। ओ हेलो, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड गरबा खेलता है तो उसके बाद ब्लड सेटल हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो नीचे आ जाएंगे,
और जो हमारा फ्लूइड होता है वो ऊपर चले जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो फ्लूइड वाला पार्ट और एक सेल्स वाला पार्ट। जो फ्लूइड वाला पार्ट है ये 55% है, सेल्स वाला पार्ट 45% है। इस फ्लूइड वाले पार्ट को मैं बोलता हूं प्लाज्मा। कौन सी मां? प्लाज्मा। प्लाज्मा कलर होता है बच्चों पेल येलो कलर, इट इज नथिंग बट स्ट्रॉ कलर। इसके अलावा जो हमारे सेल्स होते हैं उसको मैं बोल देता हूं फॉर्म एलिमेंट, जो कि 45% ऑफ एरिया कवर करते हैं। अब इसमें से ऐसा इमेजिन करो कि आपको पता है चाय कैसे बनाते हैं? तो चाय में जब चाय पत्ती वगैरह सब होता है तो अपन कैसे उसको फिल्टर करते हैं? तो जो चाय पत्ती होता है वो ऊपर रह जाता है, चाय नीचे जाता है। समझो कि मैंने वैसे ही प्लाज्मा सारा नीचे कर दिया, सेल ऊपर रह गए, प्लाज्मा नीचे कर दिया। अब मैं प्लाज्मा को देख रहा हूं। अब इस प्लाज्मा के अंदर बच्चों याद रखो, जो 55% प्लाज्मा था हमारे ब्लड का, इस प्लाज्मा के अंदर 90 से लेकर 92% पानी होगा, 6 से लेकर 8% प्रोटीन होगा, 1% इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, 1 से लेकर 2% अदर्स होंगे। अब जो मेरा पानी है वो तो बेसिक पानी है, तो ज्यादा पढ़ना नहीं है। आ जाओ प्रोटीन के ऊपर। अब जो हमें प्रोटीन है 6 से लेकर 8%, इसमें भी 54% होगा बच्चों मेरा एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, जो कि मेरे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है। ऑस्मोटिक मतलब वाटर, तो पानी कितना आना चाहिए कितना जाना चाहिए वो हमारा एल्ब्यूमिन देखेगा। इसके अलावा जो हमारा ग्लोब्यूलिन होता है, ये ऐसा प्रोटीन होता है बच्चों जो कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर 38% होता है। और इसका मेन काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब अगर सामने कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो डिशम डिशम डिशम। थर्ड वन इज हमारा फिब्रिनोजेन, तो फाइब्रिनोजेन। अब बच्चों ये एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर 7% के आसपास पाए जाते हैं, और इसका मेन काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा हमारे पास और भी दो है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोपर्डिन। प्रोथ्रोम्बिन लगभग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कराएगा, और जो हमारा प्रोपर्डिन है वो बच्चों इम्यूनिटी में हेल्प करता है। मतलब ये भी हमारे बॉडी के राक्षस नहीं रक्षक में हेल्प करेगा, दैट इज प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद बच्चों मैंने पढ़ा इनऑर्गेनिक मिनरल्स। अब इनऑर्गेनिक मिनरल्स में बच्चों हमारे पास कई सारे मिनरल्स आते हैं, कई सारे आयंस वगैरह आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इसके अलावा नाइट्रेट ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे कई सारे ग्रुप आते हैं जो कि बहुत सिंपल है। लास्ट मैंने पढ़ा बच्चों अदर्स में। अब अदर्स में 1 से लेकर 2%, ठीक है। अब इसमें फूड भी आता है, इसमें वेस्ट भी आता है, इसमें रेगुलेटर्स भी आता है, इसमें एंटीबॉडीज भी आते हैं, इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आते हैं। अब जो मेरा फूड है इसमें मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ये ऐसे ही मतलब फैटी एसिड, फा नहीं, फैटी एसिड। अब जो वेस्ट है इसमें मेन यूरिन, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। जो हमारा रेगुलेटर्स है इसमें बेसिकली 3 आते हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इसके अलावा हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं प्लाज्मा के अंदर जो कि फाइट करेंगे। इसको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। याद रखना बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन मैं यहां पर लिख देता हूं। कहां पे लिख दूं? चलिए यहीं पे लिख देता हूं। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज वगैरह हमारे पास 5 तरह के होते हैं। इसको अपन लिखते हैं IgD। इसको मैं एरो कर देता हूं कि ये है IgD, IgG, IgA, IgM, IgE। ऐसे बच्चों हमारे पास 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन डी मतलब डेल्टा, IgG मतलब क्या सोच रहे हैं, गामा, IgA मतलब अल्फा, IgM मतलब मामा नहीं, IgM का मतलब होता है बेसिकली म्यू, एंड IgE इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे बच्चों हमारे पास कई सारे एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम था प्लाज्मा का। अब बारी बच्चों हमारे फॉर्म एलिमेंट्स की। तो ध्यान दो, अगर बच्चों मैं फॉर्म एलिमेंट की बात करूं, फॉर्म एलिमेंट्स की, तो फॉर्म एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ब्लड के अंदर सेल्स 3 तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज RBC, दिख रहा है ना, दिख रहा है। सेकेंड वन इज WBC एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके चलेगा। तो बच्चों हमारे पास बेसिकली 3 तरह के सेल होते हैं। सबसे पहला RBC, थोड़ा और डार्क कर देते हैं। सेकेंड वन इज WBC एंड जो हमारे पास थर्ड सेल होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। अब जो मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट तुम्हारा MCQ है। अब जो हमारा RBC है, RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल।
या तुम इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल भी बोल सकता हो, या तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, पढ़ो इसको, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, तो ऐसे सेल जो कि रेड है, दैट इज रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी का बच्चों एक और नाम होता है, पढ़ो इसको, वेरी गुड, ल्यूकोसाइट। वेर साइट मतलब सेल एंड ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या तो कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे पास कौन से सेल है। सबसे पहले आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। याद करो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब ध्यान रखो, हमारे शरीर में बच्चों जो ये तीन सेल होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल बच्चों बनते हैं हमारे रेड बोन मैरो में, याद रखना। तो बच्चों ये तीनों सेल कहां बनते हैं? हमारे बॉडी के रेड बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो होता है जो मैं बोल रहा हूं, ये होते हैं हमारे बोन्स के अंदर, हमारे हड्डियों के अंदर। तो बच्चों आज के दिन मैंने बहुत तगड़ा बात पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि हमारे बॉडी के जो ब्लड वगैरह होते हैं वो और कहीं नहीं हमारी हड्डियों के अंदर बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो हमारा हड्डी होता है, समझिए मैंने एक हड्डी निकाला, बड़ा सा हड्डी, इस हड्डी को मैंने काट दिया, इसको अलग कर दिया। अब जो ये हड्डी होता है, इस हड्डी के अंदर बच्चों बहुत सारा नरम नरम पार्ट होता है, इस नरम पार्ट को अपन बोलते हैं बोन मैरो। अब ये दो होता है, या तो रेड बोन मैरो या तो येलो बोन मैरो। जो हमारा येलो बोन मैरो होता है वो हमारे बॉडी में फैट्स वगैरह बनाते हैं, जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वो हमारे बॉडी में कई सारे ब्लड के सेल्स बनाते हैं, जिसमें हमारे आरबीसी भी आते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आते हैं, प्लेटलेट्स भी आते हैं। कई बात क्लियर हो गई? अब याद रखो, मेरे बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो है, इसमें जो सेल हमारा ये सब चीज बनाता है वो सेल है, उसका नाम है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या नाम है बच्चों? स्टेम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बचपन में पढ़ा है कि स्टेम सेल के पास एक खास तरह का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं टोटिपोटेंसी या तो प्लूरोपोटेंसी। इसका मतलब उस सेल के पास टोटल एबिलिटी है टू गेट डिफरेंशिएटेड इनटू अनदर और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल पॉइंट हो गया। तो ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। याद रखो बच्चों, हमारे जो ब्लड बन रहा है, ब्लड जो हमारा ब्लड भाई साहब है बेचारे गायब हो गया। अब जो हमारा ब्लड है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस। हीमोपोएसिस, सिस मतलब डसना, सांप, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड को बनाने का जो प्रोसेस है अपन उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस, वेर हीम मतलब ब्लड एंड पोइसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेट, टू प्रोड्यूस या तो फॉर्मेशन। तो हमारे बॉडी में अपन जो ब्लड को बना रहे हैं दैट इज हीमोपोइसिस, प्रोसेस का नाम है। याद रखो, हीमोपोइसिस मेरे बॉडी में तब बनता है जब मेरा किडनी मौसी एक हार्मोन छोड़ती है, उस हार्मोन का नाम है हीमोपोएटिन। जब ये हीमोपोएटिन आता है तब जाके ये हमारे बोन मैरो को बोलता है कि चलो भाई बैठे मत रहो, फटाफट ही हमारा ब्लड का सेल्स बनाना शुरू कर दो। तो याद रखना, किडनी वो मौसी है जो हमारे बॉडी में हीमोपोएटिन नाम का एक हार्मोन छोड़ रही है। ये हीमोपोएटिन और कुछ नहीं करता, हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है। ब्लड कहां बनता है? बोन्स के अंदर। बोन में ऐसा क्या है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में क्या है? ऐसा कौन सा सेल है? स्टेम सेल। और इसका जो प्रॉपर्टी उसका नाम है प्लूरोपोटेंसी, दैट इज टोटिपोटेंसी। क्या मेरे सारे बच्चों को याद रहेगा? वेरी गुड। अब आगे देखो, तो बच्चों आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। अब बच्चों अगर मैं इसी को आगे चलूंगा तो याद रखना, जो मेरा आरबीसी होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, हमारा आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है सर्क्यूलर। इसके अलावा वो होता है बच्चों बाइकॉनकेव। तो हमारा आरबीसी सर्कुलर एज वेल एज बाइकॉनकेव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्कुलर का मतलब होता है गोल। तो अगर मैं आरबीसी को देखूंगा ऊपर से या तो आजू बाजू में से तो वो गोल है।
आपने बहुत बार एनिमेशन में भी देखा होगा, पर इसके अलावा वो बाय कॉनकेव भी है। बाय कॉनकेव मतलब वो हल्का फुल्का ऐसा होता है। सर मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो बच्चों, ये मेरा पूरा ब्लड है, इसको मैं जूम करता हूँ, बड़ा हो गया ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में बहुत सारे सेल दौड़ते होंगे, तो मैंने ऐसे एक आरबीसी को पकड़ लिया। इस आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, दैट इज रेड ब्लड सेल। जब इसको देखता हूं तो ये तो गोल है, दैट इज सर्कुलर, पर इसको है ना, अगर मैं इसको लेटा दिया तो ये ऊपर से दबा हुआ है, नीचे से भी दबा हुआ है। आपने बच्चों एल्पेनलीबे चॉकलेट खाया है। अब एल्पेनलीबे कैसा होता है? गोल होता है, पर ऊपर से दबा हुआ होता है, नीचे से भी दबा हुआ होता है, क्योंकि ये ऊपर से और नीचे से दबा हुआ है। यहां से गड्ढा है, यहां से भी गड्ढा है, अपन इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव। तो मैंने साइंस से पढ़ा है ना कि अगर कोई भी चीज ऐसा है तो मैं इसको बोलूंगा कॉन्वेक्स। अगर एक मिरर ऐसा है तो मैं इसको बोलता हूं कॉनकेव। तो क्योंकि ये गड्ढा गड्ढा है ऊपर नीचे से, तो मैं इसको बोलूंगा कॉनकेव। याद रखना एक और चीज, ये बाय कॉनकेव इसलिए क्योंकि ऊपर से भी नीचे से भी दो दो कॉनकेव है। एक और पॉइंट, अपन इस शेप को बोलते हैं बच्चों डंबल शेप। अब धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है उसका काउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। मतलब इसका बच्चों मतलब ये होता है कि अगर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका ये मतलब होता है बच्चों कि अगर मैं अपने बॉडी में से ब्लड निकालूं और ब्लड का एक mm³ मतलब मिलीमीटर का क्यूब, जैसे क्यूब एक मीटर का क्यूब होता है जिसके सारे साइड 1 मीटर के होते हैं, लेंथ ब्रेड थिकनेस होता है, 3D स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, और छोटा करूंगा मिलीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो वैसे ही उस इतने से ब्लड के अंदर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर, जिसमें एक बूंद भी नहीं आता, उसके अंदर बच्चों लगभग 5 से लेके 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी होते हैं। मिलियन ना, हजार या तो लाख नहीं, मिलियन। मिलियन मतलब 1 मिलियन इज 10 लाख। तो लगभग हमारे पास 50 लाख से लेके 55 लाख के आसपास हमारे पास आरबीसी होते हैं सिर्फ 1 ऑफ ब्लड के अंदर। सिंपल पॉइंट। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी होते बच्चों हमारे पास 6000 से लेके 6000। गंदे लोग, गंदी सोच। तो बच्चों हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं 6000 से लेके 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। तो मतलब उतने ही ब्लड के अंदर 6000 से लेके 8000 हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं। सिमिलरली 1.5 लाख से लेके, दैट इज 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख हमारे पास बच्चों अप्रोक्सीमेटली होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स इन पर mm³ ऑफ ब्लड। तो याद रखो, आरबीसी 5 से लेके 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6000 से लेके 8000, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे मैंने काउंटिंग में देख लिया। अब बच्चों अगला चीज, मेरे आरबीसी के अंदर याद रखो एक बहुत ही तगड़ा, एक स्पेशल तरह का हमारा प्रोटीन होता है। बेसिकली हमारा आरबीसी कंटेन्स मेरे आधे मार्कर तो चलते ही नहीं है, नकली मार्कर है। अब बच्चों मेरा जो आरबीसी है, आरबीसी के पास एक स्पेशल रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट। ठीक है, अपन इसको रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। अब ध्यान दो, जो मेरे बॉडी में ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर जो रेड पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज नथिंग बट वेरी स्पेशल प्रोटीन, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो बच्चों हम सबको पता है कि हमारे आरबीसी के ऊपर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और हीमो मतलब ब्लड, तो ब्लड का प्रोटीन। याद रखना कि हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों एक मेटल होता है, उसका नाम होता है आयरन, Fe। सर Fe होता है, इसका मतलब अगर मैं बाहर से लोकन खाऊंगा तो क्या मेरा आयरन क्वांटिटी बढ़ेगा? ऐसा नहीं बच्चों, जो हमारे पास आयरन होते हैं वो बाहर का लोहा नहीं होता, आयन्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर ब्लड मेरे को हीमोग्लोबिन चाहिए तो मैं बाहर का लोहा खाना चालू करूंगा। लोहा खाओगे दांतों में कोरोजन हो जाएगा तो वो सब करने का नहीं, यहाँ पे ध्यान देने का। ठीक है, तो हमारे बॉडी में रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं। याद रखो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है 12 से लेके
देयर इज 12 से लेके 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर इन 100 ml ऑफ ब्लड। बच्चों अगर मैं अपने बॉडी में से 100 ml ऑफ ब्लड निकाल लूं, 100 ml खून, तो उसमें 12 से लेकर 16 ग्राम और कुछ नहीं हमारा हीमोग्लोबिन होता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ये है बच्चों हमारे बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट, हमको आरबीसी के बारे में जानने हैं। सिंपल। चलो अब एक और चीज, आरबीसी का बच्चों जो मेन काम होता है, मेन काम वो होता है इसका ऑक्सीजन कैरी करना। तो अपन इसको बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर होता है। तो आरबीसी का मेन काम क्या है बच्चों? ऑक्सीजन कैरी करना। आरबीसी में भी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये मेन हमको ऑक्सीजन कैरी करके देता है। सिंपल पॉइंट हो गया? वेरी गुड। अब बच्चों बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, उसके पहले प्लेटलेट्स को देख लो। अगर बच्चों मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में रेड बोन मैरो ही बनाता है। कौन बनाता है? रेड बोन मैरो। पर इसके बारे में खास बात यह है कि रेड बोन मैरो तो बनाता ही है, पर ये जो सेल से बनता है उस सेल का नाम है मेगा कैरियोट। क्या नाम है बच्चों? मेगा कैरियोट। याद रखना। तो मेगा कैरियोट वो सेल है, मतलब बेसिकली वो प्लेटलेट्स का पप्पा है, उसके माई बाप है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है इट इज थ्रोम्बोसाइट, उसके माई पापा कौन है? मेगा कैरियोस, दैट इज मेगा कैरियोट। ये कहां पर है? हमारे रेड बोन मैरो में होता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे बच्चों अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, दैट इज ल्यूकोसाइट, तो हम ये देखते हैं कि ल्यूकोसाइट बच्चों दो तरह के होते हैं। तो ल्यूकोसाइट आर ऑफ टू टाइप्स। ल्यूकोसाइट आर ऑफ टू टाइप्स। चल भाई मार्कर। तो बच्चों ल्यूकोसाइट हमारे पास दो तरह का होता है, याद रखना। सबसे फर्स्ट वन इज ए ग्रेन्युलोसाइट, एंड सेकेंड वन इज ग्रेन्युलोसाइट। अब बच्चों ध्यान से सुनो। अब होता ही है कि अब मेरा बॉडी का मैं रक्षक हूं। ठीक है। अब होता ही है कि मेरा ब्लड बह रहा है, मैं इसमें से डब्ल्यूबीसी को बुलाता हूं। ए डब्ल्यूबीसी यहां पर आओ। जब डब्ल्यूबीसी यहां पे आते हैं उनको मैं पकड़ता हूं और जूम करके देखता हूं। मैं नोटिस करता हूं कि बहुत से डब्ल्यूबीसी ऐसे है जिसके ऊपर पिंपल्स है, तो छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन है, दाने की तरह स्ट्रक्चर। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके ऊपर बहुत सारे पिंपल होंगे, ग्रेन होंगे, उसको बोलूंगा ग्रेन्युलोसाइट। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके पास ग्रेन्स नहीं होंगे, एकदम सपाट सुंदर है, एकदम चिकना है, कोरियन इंसान है, तो मैं इसको बोलूंगा ए ग्रेन्युलोसाइट। ए मतलब एब्सेंट, ग्रेनुलो मतलब ग्रेन्स, एंड साइट मतलब सेल। तो सेल के पास ग्रेन एब्सेंट है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे बच्चों याद रखना, ए ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास बेसिकली दो तरह के डब्ल्यूबीसी आते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बच्चों कुछ ऐसा होता है, बड़ा सा सेल होता है, न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, और उसमें कोई भी पिंपल नहीं होगा, मैं इसको बोलूंगा लिम्फोसाइट। याद रखना कि लिम्फोसाइट बच्चों हमारी बॉडी में 6 से लेके 8% होता है। ठीक है। और ये हमारे बॉडी का डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, स्मॉलेस्ट इन साइज। जब मैं बोल रहा हूं कि 6 से 8% है, तो ये मेरी बॉडी का नहीं, 6 से 8% मेरे ब्लड में डब्ल्यूबीसी का टाइप है। समझा? मेरे पास कैसे डब्ल्यूबीसी है? कई सारे सोल्जर्स है। इन सोल्जरों में से देखो, जैसे हमारे कंट्री में बच्चों तरह तरह के सोल्जर्स होते हैं। सीआरपीएफ होता है, नेवी वाले होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, नॉर्मल पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, रेलवे पुलिस होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, तरह तरह के चोर वगैरह के लिए तरह तरह का हमारा बॉडी में पुलिस वगैरह आते हैं ना, हमारी कंट्री में पुलिस वगैरह आते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में तरह तरह के पैथोजन एंट्री मारते हैं। तो उन तरह तरह के पैथोजन को मारने के लिए हमारी बॉडी में तरह तरह के डब्ल्यूबीसी वगैरह होंगे। तो उसमें से जो एक डब्ल्यूबीसी उसका नाम है लिम्फोसाइट, और ये डब्ल्यूबीसी में से सोल्जर्स में से 6 से 8% होते हैं। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों याद रखना बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। इसके बारे में यहां पे लिख देता हूं। कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? चलो यहां पे लिख दो, आ रहा है ना वहां पर? चलो ठीक है। और कहां लिख दूं, जगह भी चाहिए, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है बोन मैरो वाला लिम्फोसाइट, दैट इज बोन मैरो लिम्फोसाइट। बोन मैरो लिम्फोसाइट। जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है, इसका मतलब होता है थाइमस लिम्फोसाइट। अब बच्चों बात कुछ ऐसी है
कि हमारे बॉडी में कई सारे लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो में डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। आप उसको बोलते हैं बोन मैरो लिम्फोसाइट। बहुत सारे लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में थाइमस में मैच्योर होते हैं, आप उसको बोलेंगे थाइमस लिम्फोसाइट। याद रखना, थाइमस मेरी बॉडी का एक ग्लैंड है जो कि मेरे हार्ट के पास होता है, हार्ट के पास होता है। आप उसको बोलेंगे थाइमस इज लोकेटेड अबाउ द हार्ट, ठीक है। और ये खास बात ये है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ प्यूबर्टी के बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मुरझा जाएगा। तो दो तरह का लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट होता है ये स्मॉलेस्ट इन साइज होता है और एक इसमें कोई दाने नहीं है, ए ग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट के अलावा बिना दाने वाला एक और डब्ल्यूबीसी होता है, आप उसको बोलते हैं बच्चों मोनोसाइट। मोनोसाइट बोलेंगे ना, बोलना ही पड़ेगा, कोई टॉपिक है, ठीक है। अब अगर बच्चों में मोनोसाइट की बात करूं तो मोनोसाइट हमारे बॉडी में 20 से लेके 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं। खास बात ये होती है बच्चों कि मोनोसाइट समय के साथ मैच्योर हो जाते हैं और बना देते हैं खुद को मैक्रोफेज, खुद को मैक्रोफेज बना देंगे। अब मैक्रो मतलब बड़ा सा, फेज मतलब टू ईट, खाने वाला। तो पता है क्या होता है, मेरी बॉडी में ना बच्चों बैक्टीरिया एंटी मारता है। अब बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आता है तो मेरा डब्ल्यूबीसी देखता है क्यों, अरे राक्षस आ गया करके। तो हमारे बॉडी में जो मोनोसाइट वगैरह होते हैं जाते हैं उसके पास, पूछते तू कौन है करके। पहले बैक्टीरिया बोलता है तू कौन है, वो बोलता है अरे मेरा बॉडी है, तू यहाँ पे एंट्री मारा है। तो बैक्टीरिया उसको बोलता है मैं तेरे को बताने वाला नहीं हूँ मैं कौन हूँ करके, तपली मारता है, बोलता है मैं आया हूँ, मेरी बीवी आई है, मेरे 2 बच्चे आए हैं, हम 4 महीने के लिए आए हैं, हनीमून पैकेज करके आए हैं, यहाँ पर रहेंगे और मजा मारेंगे। फिर जो मोनोसाइट होता है डर जाता है अटैक करने के लिए, धप 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 धप। पर ये मोनोसाइट बहुत बचकाने होते हैं, छोटे से होते हैं। तो होता ही है कि जो बैक्टीरिया तो परेशान कर देता है इसको, तो ये बहुत रोता है, अरे यार इस बैक्टीरिया ने मुझे बहुत तंग कर दिया। तो ये जाता है रूम के अंदर और वहां से बड़ा सा राक्षस बन के आता है, एकदम बड़ा हो जाता है। अब बैक्टीरिया बोलता है तू कौन है, तो ये बोलता है तू कौन है बे, तो उनका उनो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मैक्रोफेज मोनोसाइट का मैच्योर फॉर्म होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और लिटरली आगे खाते हैं। टू फेज मतलब टू ईट, जैसे ईसोफेगस, फेगस फेज इसका मतलब होता है खाना, समझा। अब आगे बीसी के 25% होता है। याद रखो बच्चों की मोनोसाइट जब ये मैक्रोफेज बनते हैं तो ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, दे आर लार्जेस्ट इन साइज, इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गोल से होते हैं, अब इनके पास जो बड़ा सा न्यूक्लियस होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे होते बच्चों हमारे पास मोनोसाइट। एक और चीज याद रखना, अगला वही हमारा ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में बच्चों हमारे पास ऐसे सेल आ जाएंगे जिसके पास ग्रेन्स होते हैं। तो इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज इयो अयो अयो ना 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 इयो सिनोफिल्स। इस इयोसिनोफिल्स को अपन बच्चों एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। याद रखना, इयोसिनोफिल्स इज ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल्स। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये लगभग कुछ ऐसे होते हैं, गोल से होंगे। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ ऐसा होता है। बच्चों आप देख रहे हो ये हल्का फुल्का हेडफोन की तरह बन गया। तो इनका न्यूक्लियस हल्का फुल्का हेडफोन की तरह होता है, मतलब बाइलोब होता है। तो मैं अब लेता हूं इयोसिनोफिल्स बेसिकली बाइलोब है। सिंपल पॉइंट। एक और चीज याद रखो, सर ये कितने होते हैं, तो ई है ना, इस ई को आप घुमा दो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये होते बच्चों हमारे पास लगभग 2 से लेके 3%। यहां से बच्चों नीट में हर बार सवाल आता ही आता है, इस वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी और ये भी। खास बात, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट है, क्या इसके पास बहुत सारे ग्रेन होंगे, तो इनके बॉडी के ऊपर कई सारे दाने दाने होते हैं। तो मैं बोलूँ कि ऐसे सेल इसके पास ग्रेन्स होंगे, दैट इज ग्रेनुलोसाइट। अगला वन है बच्चों हमारे पास बेजोफिल, बेजोफिल्स। लिम्फोसाइट मोनोसाइट, यहां पे 2 थे, मैं आप ये पहला ये दूसरा, यहां पर 3 है, पहला दूसरा। अब बेसोफिल को अपन बच्चों सिएनोफिल भी बोलते हैं, याद रखो। बेसोफिल को अपन सिएनोफिल भी बोलते हैं। सर ये सब क्या है, आप क्या बोल रहे हो। अरे बच्चों बेसोफिल, एसिडोफिल, इयोसिनोफिल, दे आर नथिंग बट डब्ल्यूबीसी। कोई पुलिस है, कोई सोल्जर है, कोई सीआरपीएफ है, वैसा अलग अलग डिपार्टमेंट में फिक्स है वो लोग, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं बेसोफिल को ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्विस्टेड होता है। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अगर मैंने इसको घुमा दिया
क्या ये गुम जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा? तो ये कुछ ऐसे होता है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ग्रेन्स होंगे, दैट इज ग्रेनुलोसाइट। सिंपल पॉइंट हो गया। अब बेसो, खास बात ये बच्चों सर कितने होते हैं, तो बेसोफिल में ओ आ रहा है ना, तो याद रखना 0.5 से लेके 1% होते हैं हमारे पास बेसोफिल। बेसोफिल बच्चों हमारे बॉडी में 3 तरह के केमिकल छोड़ते हैं। ये 3 केमिकल का नाम है, ट्रिक याद रखो, H H S। ये 3 तरह के केमिकल का नाम है बच्चों। सबसे फर्स्ट वन इज हेपेरिन, सेकेंड वन इज हिस्टामिन, एंड थर्ड वन इज सेरोटोनिन। तो 3 है, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ये छोड़ते हैं हमारे बेसोफिल। अब ये क्या करते हैं जरा बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं वो सेल्स का पार्ट लिख देता हूं। थर्ड तरह का जो बच्चों सेल है हमारे पास, वो है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब बच्चों याद रखना, न्यूट्रोफिल जो होते हैं उसका क्वांटिटी लगभग होता है 60 से लेके 65%। मतलब ये ऐसा डब्ल्यूबीसी बच्चों जो हमारे पास बहुत ज्यादा पाया जाए। अगर मुझे एग्जाम में पूछा कि मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो मैं कहूंगा न्यूट्रोफिल। सबसे कम पाया जाने वाला हमारे पास डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो मैं बोलूंगा बेसोफिल। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, मैं बोलूंगा मोनोसाइट, मैक्रोफेज। सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, मैं कहूंगा लिम्फोसाइट। क्या यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू बन जा रहे हैं, क्या यहाँ पे परसेंट बन जा रहे हैं, और परसेंट को भी आने का तरीका है। जो लिम्फोसाइट है प्रोटीन की तरह है, 6 से 8%। मोनोसाइट 20 से 25%, इसको खाली याद रखो। इओसिनोफिल, ई आ रहा है घुमा दो, 3 बन गया, तो उसे लेके 3%। बेसोफिल में ओ आ रहा है घुमा दो, 0.5 से लेके 1%। और बच गया न्यूट्रोफिल, दैट इज 60 से लेके 65%। अब खास बात बच्चों ये है, याद रखना, मोनोसाइट जब वो मैक्रोफेज बन जाता है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ये ना पता क्या करते हैं, ये सामने वाले बैक्टीरिया को खा जाएंगे। इनका लड़ाई करने का तरीका को अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फैगोसाइटोसिस। तो मिलता है ये दोनों कर देते हैं। फेगो मतलब खा जाना, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। अब होता ही है कि ये ऐसे खड़े रहते हैं, बाहर पैथोजन होता है, तो याद है इधर आ बैक्टीरिया, इधर आ। बैक्टीरिया बोलता है मैं तो आऊंगा ही, हमला करने आया हूं। तो जो ये सब होते हैं फैगोसाइटोसिस वाले, वो आते हैं, उसको बोलते हैं आजा जा गले मिल, अति देवा भव, आजा जा। तो धीरे धीरे ये अपने आर्म्स को बढ़ाते हैं। अगर इसको ड्रॉ करो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चों समझो कि ये ना हमारे डब्ल्यूबीसी है। नकली मार्कर है ये, फेंको इसको। अब देखो बच्चों, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब सुनो बच्चों, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, समझो कि हमारे बैक्टीरिया आ गया। अब ये करते ही है कि धीरे धीरे अपने ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करते हैं। इसको बोलते हैं आजा आजा, हक करता हूं। अब फाइनली वो एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं, और जब भी अटैच करते हैं तो ये अपने अंदर के मेम्ब्रेन को गायब कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि बैक्टीरिया को ये लोग पकड़ रहे थे, अब बैक्टीरिया पकड़ के इसके अंदर आ गया। फिर तरह तरह के केमिकल छोड़ते हैं, और उस तरह तरह के केमिकल के थ्रू इस बैक्टीरिया को वो मार देते हैं। तो ऐसे काम करता है हमारा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। अपन बच्चों इसको बोलेंगे कि ये फैगोसाइटोसिस नाम का प्रोसेस करता है। याद रखना, न्यूट्रोफिल कुछ ऐसा होता है, गोल सेल, एक्चुअली गोल नहीं होते, तुमको विजुअलाइज करने के लिए गोल बना रहा हूं। इसके अंदर कई सारे तरह के न्यूक्लियस होता है। देखो न्यूक्लियस एक ही होता है, पर वो लोब में होता है। ये कुछ ऐसा होगा। आप देख रहे हो बच्चों, ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है, ये चौथा लोब है, ये पांचवा लोब है। अपन बोलेंगे कि न्यूट्रोफिल्स बच्चों याद रखना 2 से लेके इसमें लगभग 6 लोब होते हैं न्यूक्लियस के। अब एक और चीज याद रखो, लिम्फोसाइट में 2 है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेज। इओसिनोफिल बच्चों, इसे इओसिनोफिल याद रखना, इओसिनोफिल निकलता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी वगैरह। अब होता ही है कि जो भी पेशेंट को तरह तरह का एलर्जी होता है, अब समझो कि मुझे परफ्यूम का एलर्जी है, तो मेरे बच्चों ने परफ्यूम मार दिया। अब होता ही है जो परफ्यूम वगैरह होता है, अपन जब उसको स्मेल करते हैं तो उसका जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो मेरे बॉडी में एंट्री करते हैं, और उसको मारने के लिए हमारे बॉडी में निकलता है बहुत सारा इओसिनोफिल, एसिडोफिल। जब ये इओसिनोफिल निकलते हैं तो उस पर अटैक करते हैं केमिकल्स वगैरह के ऊपर, तब जाके हमारी बॉडी में तरह तरह के रिएक्शन शो होते हैं। या तो स्नीजिंग होगा, या तो आंखों से बहुत ज्यादा पानी आएगा, और बाद छींक आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, तो स्किन के ऊपर रेडिश पैचेस आ जाएंगे। तो वो सब जो हमारे को एलर्जी में होता है कौन करवाता है, इओसिनोफिल। अब जब भी बच्चों
हमको कोई इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फेक्शन वगैरह, तो उस टाइम पे हमारा बेसोफिल नाम का जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो आके लड़ता है। अब जो बेसोफिल होता है बच्चों याद रखो, 3 तरह का केमिकल छोड़ रहा है, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। याद रखना, जो ये 3 केमिकल वगैरह होते हैं, ये 3 केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेटरी करने के लिए, दैट इज इन्फ्लामेशन। जब भी बॉडी में कोई ना कोई अटैक करता है तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में सूजन वगैरह आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो इन्फ्लामेशन आता है बिकॉज ऑफ दिस 3 केमिकल्स, दैट इज हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो सबसे पहले मैंने पढ़ा प्लाज्मा, पूरा बॉडी भर गया। अरे सबसे पहले मैंने पढ़ा प्लाज्मा, फिर मैंने पढ़ा फॉर्म एलिमेंट्स। अब फॉर्म एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 से लेके 5.5 मिलियन, 6,000 से लेके 8,000, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स बना हुआ है मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोट से। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। इसके 2 टाइप है। सबसे फर्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट, सेकंड वन इज ग्रेन्युलोसाइट। अब उसके बहुत से टाइप्स थे। तो ए ग्रेनुलो में 2 थे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दैट इज मैक्रोफेज। और उसमें 3 थे। सबसे पहले एसिड, बेस, न्यूट्रल। एसिड एसिडोफिल, बेस बेसोफिल, न्यूट्रल न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल को अपन यूसिनोफिल बोलते हैं, बेसोफिल को अपन सियानोफिल बोलते हैं। क्या मुझे याद रहेगा? अब तुम्हारे एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैंने ब्लड के प्लाज्मा में से अगर मैंने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया, बच्चों याद है प्लाज्मा में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर था। अगर मैंने ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर अगर मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो जो हमको मिलता है अपन बच्चों उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं बच्चों? सीरम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर की चीजों को मिटा देता हूं। ये पॉइंट बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके ऊपर नीट में सवाल आ भी चुका है और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं याद रखूंगा कि अगर ब्लड के प्लाज्मा में से अगर मैंने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया, क्लॉटिंग फैक्टर को, 13 क्लॉटिंग फैक्टर को, तो जो मेरे पास बचेगा फ्लूइड उसको मैं बोलूंगा सीरम। सीरम को लेके हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में कई सारे टेस्ट होते हैं, सीरम टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा पूरा ब्लड के बारे में, जहां पर मैंने सबसे प्लाज्मा पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा हमारा फॉर्म एलिमेंट्स। मेरे ब्लड के बनने के प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं? हीमोपोइसिस। अगर ब्लड में मैं अगर सिर्फ एरिथ्रोसाइट की बात करो तो मैं इसको बोलूंगा एरिथ्रोपोइसिस। जब मेरे ब्लड में सिर्फ डब्ल्यूबीसी बनता है मैं इसको बोलूंगा ल्यूकोपोइसिस। और जब प्लेटलेट्स की बात हो रही है तो मैं इसको बोलूंगा थ्रोम्बोपोइसिस। एक और चीज, जो हमारे आरबीसी वगैरह होते हैं, इसमें मैं एक और पॉइंट लिखता हूं। देखो ये जो पॉइंट है ना बोन मैरो वाला, ये पॉइंट इसका है, मतलब बेसिकली ये हमारी लिम्फोसाइट वाला है। तो याद रखना आरबीसी को रिलेटेड एक और चीज लिखो। आरबीसी का जो बच्चों लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 दिन। जैसे हम सब लगभग 80 साल तक जीते हैं, अभी तो और कम हो गया। वैसे आरबीसी जो होता है वो 120 डेज तक जीता है, उसका उम्र 120 दिन तक होता है। उसके बाद वो फाइनली आते हैं हमारे स्प्लीन में और हमारे लीवर में, और हमारे स्प्लीन में और लीवर में आके मर जाते हैं। इन दोनों को मार देते हैं और अपन बोलेंगे, इसीलिए अपन है ना बच्चों, क्योंकि स्प्लीन में आके मर जाते हैं बेसिकली, तो अपन स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। जो स्प्लीन है, स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को अपन ब्लड बैंक भी बोलते हैं, लेकिन मेरा मेन पॉइंट क्या है कि क्योंकि स्प्लीन में सारे के सारे आरबीसी मर जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? ये कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो मेरा ब्लड है ये बहते रहता है, इसमें जो मेरा आरबीसी है इन सबका अलग अलग एज हुआ रहता है। कोई 100 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 1 दिन का हुआ हैप्पी बर्थडे, कोई 20 दिन का है, कोई 25 दिन का है, कोई 119 दिन का है, कल मरने वाला उसको पता भी नहीं है, कोई 120 दिन का है। तो होता ही है कि सब घूमते रहते हैं। तो हमारे शरीर में राइट साइड लीवर, लेफ्ट साइड स्टमक, और स्टमक के जस्ट पीछे एक बंगला होता है। स्प्लीन ने अपना बंगला बनाया हुआ है। स्प्लीन ऐसा बड़ा सा पाउच की तरह होता है, गोल सा होता है। ठीक है, वहां पर होता ही है कि हमारे ब्लड वगैरह आते हैं और स्प्लीन देख रेख करता है, सबको पूछता है आरबीसी तेरा एज कितना है? तो बोलते हैं सर 60 दिन है, भेज देते हैं, चा फटाफट ऑक्सीजन पहुंचा। दूसरा आता है, बोलता है उम्र कितना है? 80 दिन है, चलो ऑक्सीजन पहुंचाओ। एक आता है एकदम नया नया कपड़ा पहन के आया, चॉकलेट लेके गया है, इसका मतलब उसका हैप्पी बर्थडे है, पहला दिन है उसका, तो वो शाबाशी देता है और भेज देता है, चलो काम करो।
एक आता है चाचा 120 दिन का, उसको बुलाता है, चाचा कहाँ पर हो? चाचा आते हैं, बुलाता है, रुकाता है, इसको पकड़ता है, आपका एज कितना हुआ? उसको आधार कार्ड वगैरह दिखाता है। चाचा का नाम ये है, बैंक नंबर ये है, ये वो आधार कार्ड नंबर ये है। चाचा आपका उम्र 120 दिन हो चुका है, आप किधर घूम रहे हो, चलो मरो। तो ऐसे हमारे स्प्लीन वगैरह जो होते हैं और लीवर वगैरह भी, वो हमारे आरबीसी को पकड़ते हैं, तोड़ देते हैं। खास बात यह है कि जब वो उसको तोड़ते हैं तो स्पेशल 2 केमिकल निकलता है, उसका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जब हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा आरबीसी टूटता है तो केमिकल निकलेगा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। आपका बच्चों आज का होमवर्क है, क्या आप मुझे बताओगे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इसका स्पेशल चीज क्या है इससे रिलेटेड? आप कमेंट कर देना, ये आपका होमवर्क रहेगा। जब मैं अगले लेक्चर में आऊंगा तो मैं आपको इस बार कंफर्म कर दूंगा कि वो क्या था करके, ठीक है? तो वेल बच्चों, ये पूरा कहानी है आपका ब्लड के ऊपर। तो ब्लड वो हिंदू होने दो, क्रिश्चियन होने दो, मुस्लिम होने दो, व्हाइट होने दो, डार्क होने दो, कैसे भी होने दो, वो कास्ट का है, वो कास्ट का है, ये कास्ट, वो कास्ट, कैसा भी इंसान होने दो, हम सबका ब्लड बच्चों ऐसे ही होता है। तो हमारे बच्चों ब्लड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी भेदभाव होता है वो सब हमारे मन में है, हमारे माइंड में है, ना कि हमारे ब्लड में। तो याद रखने का कि जो ये गंदगी है उसको दिमाग से निकालो, क्योंकि वो हमारे खून में नहीं है, समझा? तो बच्चों अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है इस सब्जेक्ट से। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। और क्योंकि ये नीट का लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा डिटेल लेक्चर है, इतना तो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है? तो भी अपन इसको कवर किया। तो आप याद रखना बच्चों कि बायोलॉजी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी अपने आप में ही एक बायोलॉजिक है, ठीक है? तो लॉजिक से पढ़ो उसको, लॉजिक से हर एक चीज को याद करो, बहुत सिंपल है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक बड़ा सा शीट ले लो, सेम टू सेम छाप डालो जो मैंने यहाँ पे लिखा हो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? वैसे ही अपन इसका अगले लेक्चर बनाएंगे जहां पे अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप वगैरह क्या होता है, कैसे मालूम पड़ता है ए पॉजिटिव, कैसे मालूम पड़ता है बी पॉजिटिव, कैसे मालूम पड़ता है ओ पॉजिटिव, क्या ओ नेगेटिव होता है, ये गोल्डन ब्लड क्या होता है। तो ऐसे अपन कई सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वेल बच्चों, आज के सिर्फ इतना ही, बाकी के लिए मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक अगर पूरा वीडियो देखा है तो नीचे एक लाइक दिख रहा होगा, कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है? बाय बाय।